इनको, और ये कह रहे हैं कि माल प्रैक्टिसेस करता है चीन, इकोनॉमिक माल प्रैक्टिसेस करता है और इंटरनेशनल रूल्स को फॉलो नहीं करता। इंडो पैसिफिक भी एक इशू था कि जिस तरह की चीन की एग्रेशन है उस पर भी चर्चा हुई। तो यूक्रेन और चीन को लेके मेरे ख्याल से ये दो अहम थे जो डोमिनेट किए इस G7 सम्मेलन को। जी जी, मैं आपके पास आता हूँ अमृत, और प्रोफेसर हर्षवी पंत भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। लेकिन इस वक्त जो है वो फैमिली फ़ोटो जो है ये वहाँ से इस वक्त जो है तमाम जो लोग जिनको आमंत्रित किया गया अपुलिया में, वो सभी लोग एक ही फ्रेम में आप यहाँ देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बाकी सभी लोग ये जी जी अशोक जी, ये फैमिली फोटोग्राफ है जो, क्योंकि आज जो आउटरीच कंट्रीज थे, पार्टनर कंट्रीज थे, उनके साथ एक फोटोग्राफ आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी और जो अन्य पार्टनर कंट्रीज आए, 11 पार्टनर कंट्रीज और 5 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस भी आमंत्रित की गई। यूएन सेक्रेटरी जनरल वहां थे, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट वहां थे, तो ILO के चीफ वहां थे। तो इन सब लोगों की G7 लीडरशिप के साथ एक फैमिली फोटोग्राफ है, जिसकी तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पे इस वक्त दिखा रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल, ये तस्वीर जो फैमिली फोटो है जिसके बारे में बताया, सभी लोग जो लोग वहाँ उस बैठक में हैं, जिनको आमंत्रित किया गया, और जो वो सभी लोग वहाँ G7 के पर सदस्य हैं। मौजूद थे। जी जी, डॉक्टर हर्षवी पंत, अमृतपाल जो बता रहे थे, जो एक जॉइंट डिक्लेरेशन की बात कर रहे थे, और जाहिर सी बात है पिछले कुछ समय से लगातार इस तरह की जब लगातार बैठकें हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं जो है वो हमेशा यूक्रेन और रूस का मुद्दा जो है वो हमेशा एक इम्पोर्टेंस पे बना रहता है, और ऐसे में बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें कई बार मुझे लगता है कि वो शायद पीछे रह जाती हैं। क्या ऐसा इस वक्त आपको भी लग रहा है? और ये फैमिली फोटो, इसको लेकर कोई आप कमेंट करेंगे? नहीं, देखिए, ये फैमिली फोटो में अगर आप देखें तो जो रिप्रेजेंटेशन है वो इटली ने जो उसकी प्रायोरिटीज हैं अफ्रीका में या मिडल ईस्ट में, उसको रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करी है। और भारत जैसे एशिया से एक ही देश को बुलाया और भारत को बुलाया, तो ये जैसे हम डिस्कस कर रहे थे काफी सिग्निफिकेंट है, क्योंकि एशिया एक ऐसा आज रीजन है जहां से सबसे ज्यादा आर्थिक जो बदलाव हैं वो जो हो रहे हैं वो एशिया में हो रहे हैं। और उसमें अगर भारत उसको रिप्रेजेंट करता है, तो एक तरह से सिंबॉलिक मैसेज तो ये जरूर है कि क्योंकि चीन के साथ संबंध पश्चिमी देशों के खराब हो रहे हैं, तो उसमें किस तरह से भारत उभरती हुई अर्थव्यवस्था के तौर पर उस वैक्यूम को फिल करता है, वो मुझे लगता है रिफ्लेक्ट इस मीटिंग में भी हो रहा है। प्रधानमंत्री मोदी मैं अभी बीच में खड़े हैं बिल्कुल बीच में खड़े हैं, तो वो भी अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग एक विजुअल है। मतलब आप इसकी पोजीशनिंग पर भी जो है जाहिर सी बात है अपनी एक इम्पोर्टेंस है इसमें। हाँ, तो वो लेकिन जैसा आप जो आप इशू जिसका आप डिस्कशन कर रहे थे कि पश्चिमी देशों के लिए G7 के लिए यूक्रेन बहुत बड़ा मसला है, और उस मसले से बाहर नहीं निकल पा रहा है G7। और इसी का कारण है कि इसी वजह से जो एक डिस्टेंस बन गई है, गैप बन गया है, कि जो डेवलपिंग वर्ल्ड है, जिसको ग्लोबल साउथ भी क्या कहा जाता है, वहां पर G7 जैसे देशों की, जो पश्चिमी देशों की आवाज नहीं पहुंच रही है। वहां से एक कटाव हो गया है कि अगर हर समय चर्चा सिर्फ यूक्रेन की होगी, तो उसमें जो बाकी मुद्दे हैं वो उस तरह से नहीं ग्लोबल गवर्नेंस के एजेंडा में आते हैं, जिसकी उम्मीद काफी ऐसे देश हैं जो करते हैं कि अगर G7 कोई पॉलिसी बना रहा है, आर्थिक कोई पॉलिसी है, आर्थिक नीति है, तो वो उसका इम्पैक्ट दुनिया भर में होगा। लेकिन अगर उसकी चर्चा ही नहीं होगी और उसके जो प्रोज एंड कॉन्स को डिस्कशन पूरी तरह से नहीं होगा, और उसको सिर्फ रूस के प्रिज्म से देखा जाएगा, यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट के प्रिज्म से देखा जाएगा, तो वो अपने आप में एक तरह से ग्लोबल गवर्नेंस के प्रति एक जो नजरिया है उस पर सवाल खड़े करता है। तो मुझे लगता है वो जो एक समस्या है, उसके लिए जो अगर भारत जैसे देश, या वहाँ पर ब्राजील भी है और देश भी हैं लैटिन अमेरिका के, अफ्रीका के, अगर वो इस बात को रखते हैं, तो मुझे लगता है ये एक बैलेंस जो G7 नहीं बना पा रहा है, उसमें थोड़ी सी मदद जरूर मिलेगी, और जो डिस्कशंस हैं वो ज्यादा राउंडेड होंगे, ज्यादा फ्रूटफुल होंगे। नहीं तो एक ही तरफा डिस्कशंस होते हैं, और अभी हमने देखा भी कि 1-2 दिन से हेडलाइंस भी सिर्फ रूस को लेकर ही आ रही हैं कि रूस में जो
यूक्रेन के एसेट्स हैं उनको रशियन एसेट्स को डिसॉल्व करके यूक्रेन की मदद करने की बात की जा रही है। तो वो मुझे लगता है सबसे बड़ा मुद्दा इस समय बना हुआ है। अमृत, जाहिर सी बात है कि यूक्रेन और रूस के उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें कहीं ना कहीं पीछे रह जाती हैं। क्या इस बात की चर्चा, इस बात का एहसास भी होता है जब ऐसी बैठकें होती हैं? मेरे ख्याल से एहसास है, और ये जो आप तस्वीर इस वक्त दिखा रहे हैं ना, इसमें से 7 ही लोग हैं जो समूह के मेंबर्स हैं। 12 लोग वहां वो खड़े हैं जो ग्लोबल साउथ को रिप्रेजेंट करते हैं। ये पिक्चर ये भी कन्वे करती है, ठीक है, वो प्रैक्टिकलिटी है कि वो लोग ज्यादा पावरफुल इकोनॉमीज हैं, दुनिया का एजेंडा सेट करती हैं, ये बात बिल्कुल सही है। और पर ये बात भी एक रियलाइजेशन वेस्टर्न ब्लॉक को हो रही है कि वो सिर्फ 10% आबादी को कंट्रोल करती है। वो 10% आबादी वहां रहती है, 45% इकोनॉमी दुनिया की जीडीपी चाहे कंट्रोल करती हो, पर जो बाकी की दुनिया है, जहां जिसको हम ब्रॉडली ग्लोबल साउथ कह देते हैं, उसमें 2/3 आबादी दुनिया की रहती है और वो इंक्रीजिंगली असर्टिव हो रही है। G7 को ये रियलाइजेशन है कि अगर इनको साथ लेके नहीं चले, इनके कंसर्न्स, इनकी जरूरत, इनकी नीड्स, इनकी एस्पिरेशंस को फैक्टर इन नहीं किया ग्लोबल गवर्नेंस आर्किटेक्चर में, तो ये हमको ओवरटेक कर जाएंगे। आज G7 की सबसे बड़ी चिंता ये है कि उससे ब्रॉड बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन G20 है, जिसका ज्यादा महत्व है, जिसमें ग्लोबल साउथ उनको कहीं ओवरटेक ना कर जाए, या बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो ब्रॉड बेस्ड है, जो ज्यादा इंक्लूसिव है। G20 नई ऑर्गेनाइजेशन है, ये तो 50वां G7 शिखर सम्मेलन कर रहे हैं, 1975 से हैं। G20 तो हाल फिलहाल की है। तो ये चिंता है उनको, पर वो भी प्रैक्टिकलिटी है। ये हमको बह भी नहीं जाना चाहिए इसके साथ के पावर लीवर्स को कोई आसानी से छोड़ता नहीं है, ये कंट्रोल करते हैं पावर लीवर्स, पर इनको ये एक रियलाइजेशन हुई है कि दुनिया के बाकी हिस्से अब राइटफुली असर्टिव हो रहे हैं और कह रहे हैं कि आप युद्ध यूक्रेन और रूस में हो जाए, हो तो यूरोप का युद्ध है, पर आपकी उसकी ग्लोबल फूड चेन्स अगर डिसरप्ट होती हैं, सप्लाई चेन्स, भूख की कगार पे कौन आ जाता है? अफ्रीकी मुल्क। इकोनॉमीज किसकी डिजिटल स्टेबलाइज होती हैं, और वो लोग अब चीख चीख के कह रहे हैं कि आपकी जो हम